ऑफ बंगाल, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। याद आ रहा है किसी को? बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर इन 1757, बैटल ऑफ प्लासी एंड ये आप स्लाइड देखिए बैटल ऑफ प्लासी का, एंड 1764 बैटल ऑफ बक्सर। इससे बे ऑफ बंगाल का वॉर खत्म हुआ था। बंगाल का जो लड़ाई है वो खत्म हुआ था ब्रिटिशर्स और बंगाल के नवाब में। उसके बाद हमने मूव किया मैसूर वॉर पे, हैदर अली, सिराजुद्दौला। ओके, आपको ये दो नाम से याद आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हमने आगे मूव किया कर्नाटिक वॉर पे। ये सब ये कर्नाटिक वॉर को एंग्लो फ्रेंच वॉर भी कहते हैं, मैंने बताया था आप लोग को। इसमें फ्रेंच का इन्वॉल्वमेंट रहता था, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर एंड सेकंड कर्नाटिक वॉर। एंग्लो फ्रेंच के बीच में चांद साहब और हैदराबाद का निजाम, मराठास, जो इन सब का इन्वॉल्वमेंट था, तो वो कर्नाटिक वॉर हुआ था। सेकंड कर्नाटिक वॉर, थर्ड कर्नाटिक वॉर, फिर एंग्लो मराठा वॉर। ये एंग्लो मराठा वॉर लास्ट तक चला था। उसके बाद मीन्स तब तक आ चुका था रेगुलेशन एक्ट, जो हम पढ़ने वाले आज एक्ट थोड़े पढ़ेंगे, वो आ चुका था, बट एंग्लो मराठा वॉर हुआ। ओके, एंग्लो मराठा वॉर से आप लोग काफी ज्यादा फेमिलियर होंगे, क्योंकि लोकेशन मैंने बताया था, यहीं आसपास का लोकेशन है, थाने का लोकेशन है, वसई का लोकेशन है। वसई को उस टाइम बेसिन बोलते थे। तो ये सब आप लोग को लोकेशन फेमिलियर है, तो एंग्लो मराठा वॉर से आप लोग ज्यादा टच में रहोगे कि ये हाँ थोड़ा टची मोमेंट है। ये सब लोकेशन एकदम टच वाले हैं कि आप लोग देखे हुए हो। लाइक अगर वसई की बात करें तो अब चिमाजी अप्पा को कौन भूल सकता है, आंग्रे को कौन भूल सकता है। तो चिमाजी अप्पा इस वसई रीजन के पेशवा रिलेशन के जो किसी का कंट्रोल था, तो चिमाजी अप्पा का वसई विरार नालसोपारा जो आज का रीजन है, इसको उस टाइम बेसिन बोलते थे, उस पर कंट्रोल था, ठीक है। तो हमने ये एंग्लो मराठा वॉर किया था पूरा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। उसके बाद हमने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फैक्ट एंड फिगर से जो फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी बनी कैसे थी, तो ये सब है। ओके, नाउ यहां से हम लोग को आज से शुरू करना है। अभी तक का पूरा पिक्चर क्लियर हो गया कि हमने अब तक क्या क्या किया हिस्ट्री में? यस सर। क्योंकि काफी आफ्टर लॉन्ग टाइम गैप दिस लेक्चर is going on happen, so we have to complete from this British Company Rule Act 1773। ये 1773 देखिए, अगर आप इतना स्लाइड पढ़ेंगे, पढ़ सकते हैं, आप लोग के पास रिकॉर्डिंग इसका जाएगा तो आप लोग पढ़ सकते हैं घर पे बैठ के। और वैसे मैं भी 1-2 मिनट टाइम दूंगा पढ़ने के लिए, आप इसको पढ़ सकते हैं, बट हमेशा क्रक्स पे देखिए, क्रिस्टल क्लियर फैक्ट होने चाहिए, बिकॉज हिस्ट्री फैक्ट के ऊपर रिलाई करता है। तो फैक्ट ये है 1773 रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। फर्स्ट तो इसका नाम, ये एक रेगुलेशन एक्ट था। इफ वी से अबाउट रेगुलेशन, रेगुलेशन मीन्स रूल, ओके। ये एक रूल के लिए एक्ट था, बट ये कोई एकदम ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था या इंडियन काउंसिल एक्ट था, जो कि फ्यूचर में आने वाले हैं, ठीक है। ये एक रेगुलेशन एक्ट था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे यहाँ पे रेगुलेट करना है, पर्टिकुलर हम, अगर कोई कॉमर्स का यहाँ पे बंदा होगा, कोई भी होगा, उसने कंपनीज एक्ट 2013 देखा है, सुना है? कंपनीज एक्ट 2013, एनीवन? कोई कॉमर्स का है यहाँ पे? इज एम ऑडिबल? यस सर। कोई कॉमर्स है नहीं, सब यहाँ पे इंजीनियरिंग और साइंस वाले हैं क्या? कोई कॉमर्स का नहीं है? है सर। हाँ, तो कंपनी एक्ट 2013 आप लोगों ने नहीं सुना अपने पूरे कॉमर्स की लाइफ में? सुना है सर। हाँ, मैं उसके डीप में नहीं जाऊंगा, यहाँ पे फियर फैक्टर नहीं चल रहा है, बस मैं एक उससे रिलेट करके बताने वाला हूँ। आपने कंपनी एक्ट सुना, तो उस कंपनी एक्ट से कंपनीज के ऊपर रेगुलेशंस आते हैं, ओके। जो कंपनीज के ऊपर रेगुलेशंस आते हैं, उसी तरह ESIC एक्ट है, EPFO एक्ट है, और लेबर लॉ है बहुत सारे। तो ये सब बेसिकली ये सब
एक रूल है, ये सब एक्ट है कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। तो वैसे ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए 1773 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया, उसका नाम रखा गया रेगुलेशन एक्ट 1773। एंड उसमें क्या बोला गया था, उसमें क्या बोला गया था, पहला, इंडिया में जो अब तक बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया गया। ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। व्हाट इट मींस, देखिए उस टाइम 3 गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ बंगाल एंड गवर्नर ऑफ मद्रास। ये गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास को गवर्नर ऑफ बंगाल के अंडर लाया गया और उसको बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो कि अगर आप ट्रेडिशन फॉलो करेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आगे चल के 1833 में बनता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, 1857 में बनता है वाइस रॉय ऑफ इंडिया, 1947 में वो अगेन बनता है आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड 1948 में 1948 में वह बनता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ना पिक्चर इज क्लियर, ये कितना इंपॉर्टेंट है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वही पोस्ट आगे चल के आज है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट, हेड ऑफ द स्टेट। ओके, और अगर एक बेसिक जीके है तो आप लोग को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस टाइम कौन है, किसी को याद है, किसी को पता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बेसिक जीके क्वेश्चन। रामनाथ कोविंद। वेरी गुड, रामनाथ कोविंद, मिस्टर रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू एंड पीएम आई होप सबको पता होगा पीएम। ओके, हाँ, तो नरेंद्र मोदी। यस यस, वो पता है सबको। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये फर्स्ट एक रूल दिया गया। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट जो आज दिल्ली में देखते हैं, वह सुप्रीम कोर्ट पहले कोलकाता में थी। उस इतना डीपली तो यहाँ पे पूछेगा नहीं, बट लेक्चर चल रहा है तो मुझे पता है, मैं ऐसे वर्बली बता देता हूँ। तो उस सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम बनाए गए थे, चीफ जस्टिस जो बनाए गए थे, इंडिया वर्ड नहीं उसमें डाला गया था, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एलिस इम्प्रे। ओके, एलिस इम्प्रे वाज अ फर्स्ट चीफ जस्टिस। केबीसी का 7 करोड़ का क्वेश्चन है, कभी पूछ सकता है, आप लोग ध्यान में रखो। अगर कभी बुलावा आया तो 7 करोड़ रुपए आपको मिल जाएंगे, अगर नहीं आया तो समझिए कि आप लोग का लक थोड़ा खराब है, नहीं बुलावा रहा है, केबीसी में नहीं बुला रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 1774 में सुप्रीम कोर्ट फाउंड हुआ और गवर्नर जनरल की पोस्ट क्रिएट की गई और गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे को उसके कंट्रोल में लाया गया। ओके, ठीक है, ये 3 चीजें इस रेगुलेशन एक्ट 1773 से हुई। बट कभी कभी ये भी देखा जाता है कि ये रेगुलेशन एक्ट आगे चल के इतना खराब क्यों हो गया। पहला कि टेरिटोरियल एक्सपांशन जो था वो कंटिन्यू रहा, लड़ाइयां होती रही, रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर जनरल बन गया था, इमेंस ऑफ पावर उसके पास आ गई थी, वो सबको कंट्रोल करता था, तो उसने जम के लड़ाइयां लड़ी। आपको बैटल ऑफ प्लासिन, बैटल ऑफ बक्सर तो पता ही होगा, जस्ट टाइम में बताया। देन उसके जो सिविल सर्वेंट थे वो करप्ट हो चुके थे, फिर जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए था, सेंट्रल अथॉरिटी चाहिए थी, और हैदर अली ने हरा भी दिया था 1769 में ब्रिटिशों को, और बंगाल में एक अकाल आ गया था, भुखमरी की हालत थी। तो ये सब रीजन था कि 1773 में ये रेगुलेशन एक्ट लाया गया। ठीक है, इसके बाद भी हुआ नहीं, क्योंकि देखिए सुधार तो होते रहते हैं, ये सुधार होते रहते हैं। तो सुधार में अगला जो ये ज्यादा नहीं चला, 11 साल चला, उसके बाद 1784 में पीएम बनते हैं पिट्स द यंगर पीएम बनते हैं ब्रिटेन के, जो आज लंदन है। ठीक है,
उन्होंने बोला कि पहले वाला एक्ट बहुत खराब था, उसमें बहुत करप्शन हो रहा था। इवन मजे की बात बताए तो रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया ब्रिटेन में और उसके ऊपर करप्शन की चार्जेस लगाए गए। वहां पे जो ऑडिटर थे उन्होंने बोला कि ये इंडिया में बहुत घोटाले करके आया है, तो किसी तरह गिरते पड़ते रॉबर्ट क्लाइव खुद अपनी जिंदगी बचा पाया, अदरवाइज वहां पे उसे कैपिटल पनिशमेंट होती, फांसी लग जाती ब्रिटेन में। लेकिन किसी तरह उसने अपनी जिंदगी बचा पाया कि मैंने ब्रिटिश एम्पायर का काम वहां पे किया है, कंपनी को वहां पे मजबूत किया है इंडिया में। तो ये सीन था। उसी के बाद पिट्स द यंगर का नजर गया कि भाई ये तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह खराब हो चुकी है, ये पूरा पूरा मिक्सचर हो गया है। ये जो पॉलिटिकल डिसीजन लेता है वही इकोनॉमिकल डिसीजन भी ले रहा है। तो पॉलिटिकल डिसीजन पे इकोनॉमिकल डिसीजन फायदे हो, इस तरह इकोनॉमिकल डिसीजन लिए जा रहे हैं। मतलब ये समझिए कि नेता ही डिसीजन ले रहे हैं, इसलिए नेता और अमीर बनते जा रहे हैं। ऐसा पिट्स द यंगर ने देखा, तो उन्होंने क्या किया कि एक एक्ट लेके आया, उसे देखिए पिट्स इंडिया एक्ट। यहाँ पे इंडिया वर्ड आ चुका है, ठीक है। तो उनके दिमाग में इंडिया 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 तब से घूम रहा था, और ये अब 47 में चले गए। अब इंडिया हमारा मतलब नेशन है, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट ने कुछ नहीं किया, सब भूल जाइए। सिर्फ दो चीज याद रखिए, उसने जो मैंने बोला कि जो डिसीजन ले रहा है वही नेता है, तो उसने क्या किया भाई, नेता अलग रहेगा, डिसीजन और इकोनॉमिकल काम अलग होगा, पॉलिटिकल काम अलग होगा। जो पॉलिटिकल काम करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसे कहेंगे, और जो इकोनॉमिकल काम करेगा, इकोनॉमिक की जो पॉलिसी डिसीजन लेगा, उसे कहेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये पिट्स इंडिया ने बोला, ठीक है। समझा ये दोनों एक्ट? एकदम क्लियर है, एकदम एकदम लूसिड लैंग्वेज में। यस सर। हाँ, इसमें दो दो बातें बोली गई थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इकोनॉमिक डिसीजन लेगा, एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल डिसीजन लेगा। बाकी इसमें कुछ नहीं कहा गया। इसके बाद बहुत अच्छे से चल रहा था। 1813 का एक्ट आया, उसमें कुछ ज्यादा बोला नहीं गया था, आप खाली उसे देख सकते हैं कि ऊपर का रीड करेंगे, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट रिन्यूड ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर फॉर अनदर 20 ईयर्स। बस उसको रिन्यूअल था, बाकी इसमें कुछ किया नहीं गया था, ठीक है। और थोड़े बहुत उसमें किए गए थे काम जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर थियरी देखेंगे तो थियोरेटिकल के हिसाब से थोड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फर्स्ट टाइम जो यहाँ के लोग हैं, इंडियन लोग हैं, उनके एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए सालाना पर ईयर देने का प्रॉमिस किया, और उस 1 लाख रुपए को एज ए ग्रांट देने का प्रॉमिस किया। फर्स्ट पॉइंट इसके देखिए, ड्यू टू दिस एक्ट ब्रिटिश compelled to spend 1 lakh rupee annually for the development of learned natives of India। जो यहाँ पे पढ़े लिखे लोग थे, जो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई का देखते थे, उनके विकास के लिए 1 लाख रुपए दिया गया। और यहाँ पे एजुकेशन को बढ़ावा लिखे हो, आगे ये पॉइंट देखिए नीचे वाला, टू इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इसके लिए 1 लाख रुपए दिया गया था भाई। तब 1 लाख रुपए, ठीक है, पूरे देश के लिए दिया गया था 1 लाख रुपए। अब देखिए किसी किसी कॉलेज की 1 साल की फीस होती है 1 लाख रुपए। मैं इंजीनियरिंग के ऐसे बहुत सारे कॉलेज जानता हूँ, लाइक डीजे सांघवी, ठाकुर कॉलेज, तो ये सब में फीस ही 1 लाख की, 1 साल की फीस 1 लाख के ऊपर जाती है। मेडिकल कॉलेज में तो लाइक केजे सोमैया मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, वहां पे 8 लाख रुपए या 9 लाख रुपए पर ईयर की फीस है। तो उस टाइम 1 लाख रुपए पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए दिया गया था, और ये भी हिस्ट्री बन गया। इसीलिए मैंने कहा कि एमसीक्यू पॉइंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूछे जाने वाला है नहीं, लेकिन ये थियोरेटिकल के लिए पूछा जाए कितना अत्याचार हुआ था। 1 लाख रुपए में पूरे देश का एजुकेशन सिस्टम चलाने के लिए बोला गया था, और ये 1813 के एक्ट में बोला गया था, 1813 के एक्ट में बोला गया था इतना देंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 पे आइए। थ्रू दिस एक्ट द nation has arisen for the development of Indian education, and Indian people for the first time thought about the importance of education। वो सब खाली बोलने वाली बात है, ठीक है। The Charter Act also paved the way for Englistic classist controversy।
थ्रू विच इंग्लिश लैंग्वेज है स्प्रेड ऑल ओवर द इंडिया। हम लोग जो भी इंग्लिश में लेक्चर देख रहे हैं उसी का कमाल है 1813 का, ठीक है। अदरवाइज उसके पहले एजुकेशन किस में होता था, नेटिव लैंग्वेज में या फिर संस्कृत में होता था। लेकिन इसने क्या किया कि इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जो हमारा ओल्डर इकोसिस्टम था पहले वाला, वो ब्रिटिशों की समझ में आया ही नहीं कि उसमें लिखा का क्या है, उसमें क्या बोला गया उनको नहीं समझा। वो तो बोले भाई ये तो भूत भगाने और सब की ये सब टेक्नोलॉजी इसमें दी गई है, तो इस तरह तो उन्होंने सोचा। बट जब जेम्स प्रिंसेप और बाकियों ने पढ़ना चालू किया, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप ने, कि इंडियन इंडियन जो बुक्स थे, जो गीता रहस्य या फिर गीता रहस्य लोकमान्य तिलक का है, जो भी भास्कराचार्य ने लिखा या आर्यभट्ट ने लिखा या चाणक्य का अर्थशास्त्र जब पढ़ा गया, तब समझा गया कितना रिच नॉलेज वहां पे था। बट तब तक काफी आगे निकल चुके थे, और मजे की बात है कि तब उस चीज को इंग्लिश में कन्वर्ट करके हमको पढ़ना पड़ा। आज भी मेरे पास जो मुद्रा राक्षस, एक मुद्रा राक्षस बुक है, वह विशाख दत्त, एक बहुत पोएट, एक राइटर थे विशाख दत्त, जो एक 6th सेंचुरी में थे, उनकी लिखी हुई बुक है। तो मतलब कि आप समझिए कि एकदम भर के नॉलेज है उसमें। संस्कृत में है विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, तो भर के नॉलेज है। बट हम उससे काफी आगे निकल चुके हैं, हम अब इंग्लिश एजुकेशन देख रहे हैं, तो हम उस चीजों को कन्वर्ट करते हैं। लाइक जो जेम्स प्रिंसेप और विलियम जोन्स मैंने जो नाम लिया, वहां यहाँ पे रोल प्ले करते हैं कि वह पुरानी चीजों को, आज भी हमारे पास ऐसे बहुत ट्रांसलेटर जो पुरानी चीजों को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट हम उसको पढ़ सकें। क्योंकि हमारा जो बीच का 200 साल का पीरियड था पूरा कोलैप्स हो चुका है, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 पे आइए, चार्टर एक्ट ऑल्सो, ये हो गया। 5th है, नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन और डेवलप थ्रू द एक्ट। मैंने बताया भूत पिशाच का बोल के वो सब हमको इंग्लिश में पढ़ाने लगे, बोले आपको साइंस पढ़ाएंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 है, इट मोटिवेटेड द लर्नड एंड क्वालिफाइड सेक्शंस ऑफ इंडियन पीपल टू वर्क फॉर इंडियन एजुकेशन। अगेन वही theoretical चीज, nothing for MCQ. Before the introduction of the act, the Indian education system was traditional and was imparted through the traditional institutions. मैंने जो बताया आपको कुल मिला के वही बात है, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू होता था। उसको इसने बोला बंद करो, तुम्हारा सब बेकार है, तुम लोग सब पागल हो, क्या पढ़ रहे हो, ये सब नींबू मिर्चा भगाने वाली चीजें हैं, भूत पिशाच वाली। इंग्लिश में पढ़ो इन चीजों को, ब्रिटेन वाली चीजें पढ़ो, तो कुछ डेवलपमेंट हो पाएगा। मैं मानता हूं सम एक्सटेंट ये लोग भी सही थे, सम एक्सटेंट गलत थे। लाइक अगर देखा जाए तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहाँ पे आया, यूरोप में आया, हमारे यहाँ पे क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज उस टाइप की थी नहीं, हमारे यहाँ पे आर्टिसंस थे, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं थी। हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री कभी, जब देखेंगे कि आप इकोनॉमिक्स में देखेंगे, इंडिया एक टाइम पे बहुत बड़ा एक्सपोर्ट में चैंपियन था, हम सब जगह एक्सपोर्ट करते थे। तो हमने कभी हेवी मशीनरी का एक्सपोर्ट उस टाइम नहीं किया था। हमारे यहाँ पे जो रेशम के कपड़े बनते थे, जो मसाले बनते थे, जो चाय बनती थी, जो बैंगल्स बनते थे, गोल्ड ज्वेलरी, हमने यही सब एक्सपोर्ट करके हम इतना कमाए थे। तो हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पे क्यों जाएंगे? बट ये भी बात है कि यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हुआ। उस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का इम्पैक्ट ये हुआ कि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन का रिवोल्यूशन हुआ, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में पीछे रह गए, ठीक है। तो कुल मिलाकर ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रियल के ऊपर ब्रिटिश ने कहा कि हम लोग पीछे हैं, इंडियन पीछे हैं, ठीक है। आगे आइए, चार्टर एक्ट 1833। ये 1833 का चार्टर एक्ट आप देखेंगे, कुल मिला के अब जो बातें मैं कर रहा हूँ यहाँ पे पूरे स्लाइड में जो 4 बातें लिखी गई हैं आपको बड़ा क्लियर है। मैंने जस्ट थोड़ा टाइम पहले बताया कि गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। फिर मैंने उसे बताया था उसी में 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन सा एक्ट है? चार्टर एक्ट 1833। जब ये चार्टर एक्ट 1833 तो आप देखिए इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। दूसरा देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी फ्रॉम कमर्शियल वे। एंड थर्ड वन इज legislative power of Bombay and Madras governor taken away,
लेजिस्लेटिव पावर बॉम्बे एंड मद्रास का ले लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, तो है गवर्नर जनरल हेल्ड एक्सक्लूसिव पावर लेजिस्लेटिव इन एंटायर ब्रिटिश इंडिया। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को पूरा पावर दिएगा कि आप पूरे इंडिया के लिए लेजिस्लेटिव पावर भी बना सकते हैं, उनको लेजिस्लेटिव पावर लाइक ऑर्डिनेंस पावर। आज आप ऑर्डिनेंस देखते हैं, आप पॉलिटिकल लेक्चर में देखे होंगे जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 123 का यूज करके एक ऑर्डिनेंस निकाल सकता है। तो ऑर्डिनेंस निकालने की पावर 1833 से आई थी, जहां पे हमने ये देखिए उस 1833 से जो ऑर्डिनेंस निकालने की पावर थी वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दी गई थी। तो आप लोग ये स्लाइड एक बार रीड कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि कुछ ज्यादा ही यहाँ पे 4-5 फैक्ट हैं, आप लोग इसको रीड कीजिए। 27 और 28 को मैं 29 को मैं स्टार्ट कर दूंगा, ओके, विद इन 2 मिनट्स। या फिर अगर पहले रीड करके हो गया तो बोलिए। टोटल 10 में से एक तो मैं ही हूं, 9। डन हो गया, Yes, sir. ओके। सो हम लोग आगे मूव करते हैं 1833 के बाद 1853। अगेन यहाँ पे भी आपको 4 दिया गया है, इसको आप देखिए। फर्स्ट इसमें जो मेजर वर्क है मैंने वो हाईलाइट किया हूँ, और वो मेजर वर्क मैंने ये हाईलाइट किया कि देखिए, फर्स्ट ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम 1853 से लिया गया। उसके पहले क्या होता था, सिविल सर्विसेज एग्जाम पहले तो ब्रिटेन में ही लिया जाता था, फिर इंडिया में काफी रिस्ट्रिक्शन सा शुरू हुआ, बट ओपन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस 1853 से स्टार्ट हुआ। सेकेंड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई है। थर्ड वन इज प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को इंक्रीज किया गया। जो आप राज्यसभा देखते हैं, राज्यसभा में क्या बोलते हैं, स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है ना राज्यसभा, वो राज्यसभा फर्स्ट टाइम कहां से बनी, अब तक आपने, मैंने इतना एक्ट पढ़ा कहीं नहीं मिला आपको, वह राज्यसभा यहां से मिला आपको, यहां से प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहां से राज्यसभा बनने की शुरुआत हुई है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव को एग्जीक्यूटिव से अलग कर दिया गया है, ठीक है। जो आज हमारे मंत्री परिषद होते हैं, पहले ऐसा होता था कि मंत्री ही कानून बनाएगा और मंत्री ही विधानसभा, मंत्री संसद थी, ठीक है। लेकिन इसमें अलग कर दिया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल को एग्जीक्यूटिव काउंसिल से अलग कर दिया गया। अगर आप कंफ्यूज होंगे, पहले भी अलग किया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लेकिन वो तो पीट्स इंडिया एक्ट 1794 के लिए था। 1813 में तो काउंसिल आ गई ना, जब काउंसिल आ गई तो वहां पे वापस मिक्सअप हो गया, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऐसा किया गया। तो ये भी स्लाइड रीड कर लीजिए, विद इन 1 मिनट 30 हो रहा, 31 को मैं स्टार्ट कर दूंगा, क्विक क्विक फास्ट। डन, 31 हो गया।
हो गया रीड करके? Yes, sir. अगर किसी का ध्यान है वहां भटका तो उसका रीड करके नहीं होगा, नहीं तो अदरवाइज 1 मिनट सफिशिएंट है एक स्लाइड रीड करने के लिए। मैं 1 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर देता हूं, तो फिर रीड क्यों नहीं कर सकते? तो यहां तक अब तक किसी को डाउट है इस चार्टर एक्टिविटी 53 तक? No, sir. नहीं डाउट है ना? तो No, sir. अगला अगला जो मेन टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। अब देखिए, इतने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हुए कि कुछ ज्यादा ही ऑब्जेक्शंस आ गए। इंडियन पब्लिक के अंदर एक एक भावना आ गई कि ये हमको पूरा चेंज करना चाहते हैं। रिलीजियस, सोशल, एजुकेशनल, हर जगह इंटरफेरेंस ब्रिटिश का बढ़ने लगा। सो अब इंडियन पीपल ने डिसाइड किया कि हमको कुछ करना पड़ेगा। और सबसे मेन behind the revolution of 1857 was only one person responsible, Lord Dalhousie. Lord Dalhousie made one policy named is doctrine of lapse, राज्य हड़प नीति। ठीक है, राज्य हड़प नीति में क्या कहा गया कि अगर अगर किसी का कोई बच्चा नहीं है, किसी राजा का कोई बच्चा नहीं है, तो उसको ब्रिटिश एम्पायर अपने अंडर में ले लेगा। इसे कहते डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब राज्य गया आपका। अभी तक जब कॉमन मास पे अत्याचार होता है, जब कॉमन पब्लिक पे अत्याचार होता है आपका, तब उतना रिवॉल्ट नहीं होता। अगर आप पीछे देखेंगे एक छोटे छोटे रिवॉल्ट, जब हिस्ट्री फिनिश होती है, मॉडर्न हिस्ट्री फिनिश होगी, तो आप एंड में देखेंगे कि मैं कुछ छोटे जो रिवॉल्ट हैं वो कराऊंगा, लाइक संथाली विद्रोह, मुंडा रिबेल और चेंचू रिबेल एंड पागलपंथी एंड सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह आप लोगों ने सुना होगा, अगर किसी ने नहीं सुना तो मैं क्वेश्चन कम यहाँ पे करता हूँ, थोड़ा आंसर ज्यादा बताता हूँ। सन्यासी विद्रोह आप लोग के राष्ट्रभक्ति से आज भी जुड़ा हुआ है। कोई गेस कर सकता है वो कैसे सन्यासी विद्रोह? हम लोग अपने स्कूल में एक एक गाते हैं कभी कभी, एक नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग। ठीक है, तो आप सन्यासी विद्रोह को उससे जोड़ सकते हैं। ठीक है, हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है, किसी को ये पता है यहाँ पे? Vande Mataram. नेशनल एंथम। नो नो, नेशनल एंथम नहीं, नेशनल सॉन्ग। नेशनल Vande सॉन्ग इज Mataram. डायरेक्टली रिलेटेड टू रिवॉल्ट ऑफ 1857, क्योंकि सन्यासी विद्रोह का कंट्रीब्यूशन है उसमें। और सन्यासी विद्रोह में ही जो वंदे मातरम पूरा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी, तो वहां से लिया गया है। और जो हम वंदे मातरम आज हम लोग गाते हैं, उस पूरे वंदे मातरम का 1/3 हिस्सा ही हम लोग गाते हैं आज। ये भी आपको जानकारी बता दूं, तो वो सन्यासी विद्रोह से लिया गया है। सन्यासी विद्रोह के टाइम वो लिखा गया था। और एज यू नो, नेशनल एंथम इज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, एंड रविन्द्रनाथ टैगोर इज द ओनली पर्सन जिनको क्रेडिट जाता है कि एक ऐसा पर्सन जिन्होंने 3 कंट्री का नेशनल एंथम लिखा है। जैसे कि एक इंडिया तो आपको पता ही है, बांग्लादेश अमार सोनार बांग्ला, एंड मजे की बात है कि श्रीलंका का भी नेशनल एंथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। उन्होंने भी, श्रीलंका ने जो अपना नेशनल एंथम एक्सेप्ट किया, रविन्द्रनाथ टैगोर का दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग थोड़ा वो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो पढ़ते रहना चाहिए, कभी कभी हमको काम आ जाता है। तो 1857 का रिवॉल्ट क्या हुआ, हम पहले वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट मैंने बताया कि हर जगह वो घुसने लगे। जब आपके घर में कोई घुसने लगता है, आपको तभी तकलीफ होता है। जब आपको कोई मारता है तभी तकलीफ होता है। जब तक पड़ोसी मार खा रहा है, पड़ोसी के घर में घुस रहा है, तब तक आपको तकलीफ नहीं होगी। ये कॉमन इंडियन फिलोसफी है, कॉमन इंडियन थिंकिंग है। ठीक है, तो जब ब्रिटिश लोग कॉमन मास से हट के, कॉमन मास को तो पूरा हटा चुके थे, तोड़ चुके थे,
बर्बाद कर चुके थे। जब उन्होंने राजाओं के ऊपर अत्याचार किया, राजाओं को अपने अंडर लेने लगे, बोले कि अब हमको पब्लिक से मतलब नहीं, हमको इकोनॉमिक से मतलब नहीं, हमको पूरा इंडिया पे कब्जा चाहिए। जब उनके राज्य लेने लगे तब तकलीफ हुआ। आप पॉलिटिकल कॉज देखिए, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, द यहां से बात कर रहा हूं। द political cause of revolt were the British policy of expansion through the doctrines of lapse। मैंने भी जस्ट बात किया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का, लॉर्ड डलहौजी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नाम भी दिए गए हैं। रानी लक्ष्मीबाई भाई, आपने झांसी कभी कोई गया है झांसी? आप झांसी का फोर्ट देखिए, झांसी का फोर्ट एकदम मजबूत आज भी खड़ा हुआ है। ठीक है, और वहां पे राजा थे गंगाधर राव। राजा गंगाधर राव बहुत, उनकी एज ज्यादा हो गई थी, ऑलमोस्ट 60 क्रॉस कर चुके थे। उसके बाद उन्होंने 60 नहीं क्रॉस किए थे, मतलब एज ज्यादा थी, और लक्ष्मीबाई की एज कम थी, और गंगाधर की पहली वाइफ का डेथ हो चुका था। ठीक है, तो उनका कोई संतान नहीं हो रहा था। तो अल्टीमेटली गंगाधर राव का भी बीमारी से डेथ हो गया, वहां पे कोई राजा बना ही नहीं। तो ब्रिटिश क्या बोले, क्योंकि गंगाधर राव का कोई बेटा है नहीं, कोई उनका वंशज है नहीं, तो पूरी झांसी हुई हमारी, ऐसा ब्रिटिश ने कहा। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने क्या कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। हमने राजा गंगाधर राव ने अपने डेथ से पहले दामोदर, एक लड़का था, उसको गोद ले लिया था। तो इस तरह दामोदर राव झांसी का अगला राजा है, ऐसा लक्ष्मीबाई ने कहा। बट ब्रिटिश ने ये एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। इसी तरह हर जगह उन्होंने अपना जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है उसको यूज किया। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, सातारा, नागपुर, झांसी इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर कवर किए गए। तो इसमें एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनता, एमसीक्यू तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि पहले की देखिए 1857 रिवॉल्ट से बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं। फर्स्ट, कहां पे कौन सा लीडर था, अपोजिशन का कौन सा लीडर था, और ब्रिटिशों का कौन सा लीडर था। ठीक है, और किस जगह वो लड़ाई लड़ी गई। ठीक है, और किस जगह उस जो ब्रिटिश सेनापति था उसका नाम भी पूछते हैं। फिर कौन सा जो फर्स्ट टेरिटरी है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू, किस टेरिटरी को पहले अनेक्चर किया गया, उसको ले लिया गया। तो आंसर इज सातारा एंड जैतपुर। ठीक है, फर्स्ट वन इज सातारा एंड सेकंड वाज जैतपुर, जो 2 टेरिटरी ले ली गई थी। ठीक है, और उसमें नाम जोड़ दीजिए, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, इन सब को लॉर्ड डलहौजी ने ले लिया। लॉर्ड डलहौजी बोला नहीं, ये सब हमारे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, अनेक्सेशन ऑफ अवध बाय लॉर्ड डलहौजी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन। ये देखिए मजा, यहाँ पे बोलता है भाई आपका शासन खराब है। लॉर्ड डलहौजी बोलता है अवध के नाम आपको, ये आपका शासन खराब है, आप सही शासन नहीं कर रहे हो, इसलिए आप हट जाओ, आज से राजा हम हो गए। मतलब कुछ नहीं मिला तो किसी भी तरह हटा दो। ठीक है, इस तरह तो लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी थी। तो हुआ क्या कि लोग भड़क गए। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यहाँ पे लिखा 1840 में लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आया, और जो adopting successor and after the ruler died and abdicated annexing his land। मेन पॉलिसी मैंने जो आपको एग्जांपल लेके बताया झांसी वाला, मैं इस झांसी का इसलिए काफी डिटेल में बता चुका क्योंकि वहां पे झांसी में जा चुका हूं, और गंगाधर राव को जहाँ पे फांसी दी गई थी वह आज भी जगह वैसी की वैसी ही है। सॉरी, गंगाधर राव का डेथ हो गया था, लेकिन उनके गंगाधर राव के टाइम पे जो फांसी घर था वो वैसे का वैसे ही है। वहां पे झांसी के फोर्ट के अंदर जेलें हैं, वो भी देखे हैं। और जहां से ब्रिटिश झांसी फोर्ट के अंदर, झांसी फोर्ट तो इतना मजबूत है कि आने वाले 100 साल में भी नहीं गिरेगा, लेकिन ब्रिटिशों को गंगाधर राव के भाई ने खबर दे दी थी कि वह फोर्ट एक जगह से वीक है। और झांसी के जो राजा थे गंगाधर राव, वो सोचे कि वहां से तो कोई आएगा नहीं क्योंकि वहां से जंगल झाड़ी थी, तो उसी जगह से, वो वीक जगह से वो लोग एंटर किए थे। तो वह जहां से उन्होंने गोले मार के तोड़े थे वो आज भी है। तो काफी रियल्स देख के आया हूँ, इसीलिए टॉपिक बहुत अच्छे से आप लोग को एकदम विजिबल वे में मैं बता पा रहा हूँ। ठीक है,
तो ये चीजें हैं। ये पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ऐसा बना दिया गया था। नाउ कम टू सोशल एंड रिलीजियस एटमॉस्फेयर। तो इसमें पहला तो बोला गया सती प्रथा रोक दो, ठीक है। अब देखिए सती प्रथा जो भी उस टाइम हो रहा था, फीमेल इन्फेंटिसाइड, सती प्रथा, ये सब गलत तो था ही, लेकिन वही है कि इन सब सुधारों के लिए भी कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे कि अगर मैं आज बोलूं कि लोग उपवास रखते हैं, ठीक है, और कभी कभी 9 9 दिन तक उपवास रखते हैं या फिर कुछ अपने बॉडी के साथ गलत करते हैं। मैं देखता हूँ कि साउथ में कुछ उनके फेस्टिवल होते हैं जिसमें कि बॉडी को बहुत पेन देते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं, सिर्फ धर्म के नाम पे, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ वो गलत है, तो मैं तो विलेन ही बनूंगा, ठीक है। मैं ये बोलूंगा भाई मंदिरों को इतना चढ़ा मत दो, मंदिर में बहुत सारे भगवान के पास तो भगवान से हम मांगते पैसे, भगवान हमको पैसे दे दो। अब भगवान को खुद ही उनको 10 रुपए दे के आते, 11 रुपए दे के आते, चंदा दे के आते हैं, हम क्यों दे चंदा। लेकिन मैं बोलूंगा तो गलत हो जाएगा। यही चीज वहां पे भी हुआ। अगर आप किसी के धर्म पे अटैक करोगे तो वो तो भड़केगा ही। तो ब्रिटिशर ने क्या किया कि देखो लॉ सही था, पूरा लॉ सही था, लेकिन हिंदुओं ने ये समझा कि उनके धर्म में अटैक है। सती प्रथा उनसे जुड़ा हुआ है, सती प्रथा उनसे जुड़ा हुआ, वो जीते हैं उस चीज को। अगर आप, मैं बोलूंगा पूजा मत करो तो लोग बंद कर दोगे, नहीं आप करोगे ही ना। तो उसी टाइम सती प्रथा मत करो, ब्रिटिशर ने कहा। और लेकिन लोग बोलते भाई हमसे जुड़ा हुआ है, लोग नाराज हो गए, ब्रिटिश से नाराज हो गए और बोले महिला जो बालिका भ्रूण हत्या वो बंद कर दो। लोग उससे भी नाराज हो गए, भाई हमारे मामले में ये कौन दखल देने वाला है, अगर हमारी घर की औरतें जलना चाहती तो जलेंगी। ऐसा उस टाइम हिंदुओं ने सोचा, लोग इसको बुरा मान गए। और सबसे मजे की बात ये थी कि समंदर पार कराया गया। जिस समंदर की पूजा करते थे, जिस समंदर को कभी नॉर्थ इंडियन पब्लिक तो देखती भी नहीं समंदर, उसकी बस पूजा करती थी कि हे समंदर देवता हमारी रक्षा करना। तो ब्रिटिशों ने अफ्रीका जाने के लिए पहली बार हिंदुओं को समंदर पार कराया। तो हिंदुओं ने इसे अपने धर्म में दखल समझा कि ये समंदर पार हमसे करा के, ओशियन पार करा के हमसे पाप कराया इन लोगों ने, हमारे ऊपर पाप चढ़ गया, ब्रिटिश लोग को हमको पापी बना दिया, ठीक है। इस तरह धर्म और ये जो सामाजिक नीतियां थी ब्रिटिशों की, सोशल पॉलिसी थी, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। और रही सही कसर, आपको मैंने बताया एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन में इंग्लिश पढ़ाने लगे और यहाँ पे लोग पढ़ते थे संस्कृत। लोग बोले हमारे धर्म में दखल दे रहा है ये, ठीक है, तो वो भी नाराज हो गए। तो ये एक दूसरा कारण हो गया। इकोनॉमिक कॉस्ट में आप देखेंगे टैक्स लगा दिया गया और उनसे वो बहुत वसूली की गई। फेमाइन पड़ा, अकाल पड़ा, फिर भी उनसे लिया गया। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तो हुआ लेकिन उसका यहाँ पे कम इम्पैक्ट आया। उसके रिवोल्यूशन का असर हुआ कि यहाँ से कच्चा माल ब्रिटेन जाता था और वही रॉ मटेरियल जो मैन्युफैक्चर करके अच्छे से बना के वही माल इंडिया वापस भेज दिया जाता था। मतलब यहाँ पे जितना सामान गया, 100 रुपए का सामान गया तो 1 रुपए उसका लगा के दिया जाता था, और वहां से 1000 रुपए करके यहाँ पे आ जाता था माल। वही रिटर्न पॉलिसी, मतलब घुमा के वापस आपको ही दे दिया गया आपका ही माल, बस मैन्युफैक्चरिंग करके। तो बोले यार इस तरह तो हमारा पूरा, जो मैंने आपको बताया, हम कभी हेवी मशीन नहीं एक्सपोर्ट करते थे। हमारा जो क्लास था यही सब बनाने, छोटे मोटे बनाने वाला था, हम उसी में चैंपियन थे, हम उसी में खुश थे, हम उसी में वर्ल्ड पे राज किए थे। लेकिन इससे हमारा वो पूरा टूट गया, इकोनॉमी टूट गई। और पब्लिक के अंदर एक गुस्सा हुआ कि अब ब्रिटिशों को हम मजा चखाएंगे, बस मौका मिलना चाहिए। वो मौका ढूंढ रहे थे, मौका मिला 1857 के रिवॉल्ट में, ठीक है। तो 1857 के रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट कौन कौन किया पहले वो देख लेते हैं। राजाओं ने किया, राजा के नाम अभी कुछ में आपको आ जाएंगे आगे। पब्लिक ने किया, कॉमन मास ने किया। लेकिन आपको मजे की बात अब बता दूं, सब राजा लोग पार्टिसिपेट नहीं किए। आज जो पंजाब में पहले सीएम थे अमरिंदर सिंह पटियाला के, उनके वंशज पुराने देखिए, पटियाला, नाभा, जिंद, ये जो उस टाइम नवाब थे, इन लोगों ने ब्रिटिशों को सपोर्ट किया। तो पकड़ पकड़ के लाके देते थे कि भाई ब्रिटिशों को, कि इन्होंने आपके खिलाफ विद्रोह किया, ब्रिटिशों के इन्फॉर्मर थे।
और जो गढ़वाल राइफल है, नेपाल नेपाल के किंग ने अपनी आर्मी भेज दिया था कि भाई ब्रिटिशों के सपोर्ट में, कि नहीं नहीं ब्रिटिश लोग होने चाहिए। तो बहुत सारे रीजन थे। फर्स्ट 1857 रिवॉल्ट में ही ब्रिटिश चले जाते, लेकिन हमारे अपने ही कुछ देश में ऐसे गद्दार थे जिनकी वजह से कि आने वाले 90 साल और देश ने गुलामी झेली, और उनके वंशज आज भी मजे की रोटी खा रहे हैं। और आप पटियाला के नवाब देख सकते हैं, अमरिंदर सिंह, और भोपाल के नवाब ने सपोर्ट किया था उस टाइम पे। ये सब हिस्ट्री में फैक्ट है, अगर आप इसे पब्लिक स्पीच में बोलेंगे तो भी गलत नहीं है, क्योंकि सबने सपोर्ट किया। ये हिस्टोरियन ने फाइंड आउट किया। ब्रिटिश की जो लिटरली जनरल ब्रिटिश लिटरली जनरल जो लंदन में है, वहां पे बुक में सब लिखा गया है कि किस तरह किसने फाइनेंशियल फंडिंग दिया, किस तरह किसने अपने आर्मी दिए, अपने पब्लिक दिए, किसने किस तरह से बंदी बनाया गया। तो इस तरह से पूरा मतलब दो विंग हो चुके थे, एक सपोर्ट, दूसरा अगेंस्ट में। तो हम लोग 1857 तो अगेंस्ट वाला ही है, हम लोग उसी के बारे में ज्यादा देखेंगे। लेकिन सपोर्ट वाला हमको ध्यान में देना चाहिए, कहीं कहीं पूछ लेता है इसमें ब्रिटिशों के सपोर्ट किसने किया था। ब्रिटिश सपोर्ट बेसिकली दो तीन नाम बताए मैंने, आप वो तीनों याद रखिए। और तीनों आपस में जुड़ी हुई रियासतें हैं, पटियाला, नाभा और जिंद। नाभा और जिंद हरियाणा में आता है, पटियाला पंजाब में आता है। और इन लोगों ने सपोर्ट किया था। और मजे की बात है कि साउथ इंडिया उस टाइम पूरा साइलेंट था, इसीलिए गांधी जी बाद में बोले थे कि अगर ब्रिटिशों को भगाना है तो पूरे एक साथ हमको हर जगह से भगाना पड़ेगा, एक साथ। ऐसे नहीं कि अगर यूपी और बिहार वाले लड़ाई लड़ रहे, दिल्ली वाले लड़ाई लड़ रहे, तो बाकी साउथ इंडिया सपोर्ट कर दें या फिर शांत बैठा रहा। नहीं, पूरे इंडिया को एक साथ उठना पड़ेगा। जब एक साथ उठे तो ब्रिटिश भाग गए, ऐसा हुआ था। ठीक है, तो आगे एक हम लोग को थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव वे में भी देखना पड़ेगा। उस टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग थे। और मैंने बताया कि उसके बाद 1858 में वाइसरॉय ऑफ इंडिया यही बन गए, क्योंकि इनको इनाम मिला। इनको इनाम इस चीज का मिला कि आपने इस रिवोल्ट को दबा दिया। ठीक है, और 1858 में एक एक्ट आया, और उससे जो कुछ गलतियां थी उससे ब्रिटिशों ने थोड़ा सुधार करने की कोशिश किया। लाइक उन्होंने एक, जैसे कि मैंने बताया, रूल नहीं था, किसी कुछ भी करते थे। तो इंडियन पेनल कोड आया 1858 में, हाई कोर्ट बनाई गई, यूनिवर्सिटीज बनाए गए। ठीक है, और पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया। तो ये सब सुधार किए गए 1858 से। ठीक है, लेकिन ये सुधार सब कुछ होने के बाद, लड़ाई खत्म होने के बाद किए गए। अब हमको थोड़ा मजे वाली, आप लोग का भी इंटरेस्ट यहाँ पे जाएगा कि हुआ क्या था। अपने मंगल पांडे मूवी देखी होगी, वहां पे तो आपको पता ही है कि भाई साहब को एक कारतूस मिला, उसमें एक अफवाह उड़ी कि गाय और सुअर की चर्बी मिला के किया जाता था, और उसे दांत से खींचना पड़ता, इससे धर्म भ्रष्ट होता था। और इसी से ये शुरुआत हो गया। लेकिन H.C. मजूमदार एक हिस्टोरियन है, उन्होंने अपने फाइंडिंग्स में ये लिखा, और उन्होंने उस ब्रिटिश जर्नल का ही सहारा लिया जहां पे मैन्युफैक्चर होता था, कि ऐसा कुछ होता ही नहीं था। देखो अफवाह कितनी बड़ी चीज होती है, आप देखिए, लेकिन कभी कभी अफवाह सही काम कर जाती है। ये जो अफवाह थी कि गाय और सुअर, पिग एंड काउस का जो उसमें चर्बी मिला होता है, उससे खींचते हैं, ये एक सिर्फ अफवाह थी, और ऐसा कुछ था नहीं। बस एक नीचा दिखाने के लिए उसने कहीं से अफवाह उड़ गई थी। मजूमदार ने ये फाइंड आउट किया कि वो जो नॉर्मल जो आज हमको एक इलास्टिसिटी मिलती है मटेरियल ना, रबड़, और रबड़ टाइप मटेरियल से वो बनता था, उससे खींचना पड़ता था, जो कि हार्ड रबड़ होता था। तो वो तो अफवाह थी, लेकिन उसने उसने क्या किया, हम किया कि 1857 का पूरा रिवॉल्ट आग लगा दिया। मंगल पांडे भड़क गए उससे 1857 में। आप इसको पूरा पढ़ेंगे, स्लाइड में पढ़ने को टाइम दूंगा, तो इसमें आप पढ़ेंगे तो 1857 मंगल पांडे जी भड़क गए बैरकपुर में कि भाई तुम लोग तो गलत करे, हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया, हमें पंडित आदमी, ब्राह्मण आदमी, और हमसे तुम गाय सुअर की चर्बी उतरवा रहे हो, और दांत से हमको खींचना पड़ रहा है, तो हम गोली वोली नहीं चलाएंगे। और जब उन्होंने मना किया तो और धर्म की बात उसमें ऐसी थी कि धर्म की बात की ज्यादा करके उच्च वर्गीय
उच्च जाति के लोग ही उस टाइम ब्रिटिश आर्मी में जाते थे, ये भी बात है। तो जितने भी पंडित और ब्राह्मण थे सब भड़क गए कि ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है, और उसी में हाथापाई में गोली मार दी मंगल पांडे जी ने। और आपने मंगल पांडे मूवी देखा होगा, उसमें भी है और रियल में भी है कि गोली मार दी गई। और नाइन्थ में 85 सोल्जर्स मेरठ में भी इसी तरह का विद्रोह हो गया। और इस सबको मंगल पांडे को तो उन्होंने गोली मारी थी इसलिए उनको फांसी की सजा हो गई, और बाकियों को तो अब देखिए 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई, 10 साल उनको जेल की सजा हुई, ठीक है। और मंगल पांडे को फांसी कब हुई थी? 8 अप्रैल को हुई थी। और उन्होंने रिवोल्ट कब किया था? मार्च 1857 में। इतना स्पीडी जस्टिस, हाँ, इतना स्पीडी जस्टिस आज भी इंडिया में नहीं मिलता कि मार्च में किसी ने रिवोल्ट किया और अप्रैल में उसको फांसी हो जाए, ये तो आज भी नहीं होता है। लेकिन वहां पे एक था कि मैसेज देना था कि अगर हमारे खिलाफ किसी ने विद्रोह किया तो हम उसको सीधा फांसी पे ही लटकाएंगे, ठीक है। तो अब सेंटर ऑफ रिवोल्ट देख लीजिए, मंगल पांडे ने तो किया। अब इसको पढ़िए, फर्स्ट लाइन, द रिवोल्ट स्प्रेड ओवर द एंटायर एरिया फ्रॉम द नेबरहुड ऑफ पटना टू द बॉर्डर ऑफ राजस्थान। मैंने क्या बोला? रिवोल्ट कहाँ हुआ? यूपी बिहार दिल्ली, यूपी बिहार दिल्ली और कुछ राजस्थान के पार्ट में हुआ, लेकिन बाकी पूरा इंडिया साइलेंट था। ऊपर से पंजाब वाले तो, पंजाब और हरियाणा वाले तो दबाने में भी लग गए कि भाई नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि पूरा पूरा इंडिया साइलेंट था, छुटपुट यहाँ वहां छोटे 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 हुए, लेकिन उस लेवल के नहीं हुए कि ब्रिटिशों का कुछ बड़ा नुकसान हो सके, जैसा कि बाद में हुआ। अब कुछ सेंटर ऑफ रिवॉल्ट में आप नाम देखेंगे आगे, कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर, आरा, ठीक है। अब कौन लीडर था ये भी आप इसमें देख लिए। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने इसको लीड किया, और अवध में वहां के नवाब ने उसको लीड किया। कानपुर में नाना साहेब देखो, नाना साहेब कहाँ के थे? नाना साहेब महाराष्ट्र के थे, और ये पेशवा बाजीराव सेकंड के सन थे। लेकिन मैंने मराठा वॉर बताया था आप लोग को, मराठा वॉर में अब देखिए नाना साहेब को बंदी बना के उन्होंने बिठूर में रखा, कानपुर में। तो नाना साहेब को वही मौका मिला, कानपुर से उन्होंने विद्रोह कर दिया, ठीक है। अब कानपुर में विद्रोह किया। फिर अब नाना साहेब अकेले नहीं थे, नाना साहब तो बड़े आदमी, अब पूरा मराठा एम्पायर को उनको पता था, पूरा पेशवा का। तो जितने भी ग्वालियर और इवन, हाँ, ग्वालियर का नाम लेना भूल गया, ग्वालियर ने भी ब्रिटिशों को पूरा सपोर्ट किया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो आज बीजेपी में लीडर है, उनके फोर फादर्स माधवराज सिंधिया, उसके वो और उनके फोर फादर्स ने, ग्वालियर ने पूरा सपोर्ट किया था ब्रिटिशों का कि ब्रिटिश लोग ही रहें। मतलब ऐसा है कि भाई आपने मलाई तब भी खाया, मलाई अब भी खा रहे हैं, ऐसा है। और जो उस टाइम लड़ाई लड़े इनको भगाने के लिए, आज हमको तात्या टोपे के जो सन कहाँ है उनके फैमिली वाले हमको नहीं पता होगा, लेकिन ग्वालियर के जो राजा थे आज उनके बेटे ज्योतिराज सिंधिया मंत्री बने। तो एक है इंडियन पॉलिसी में एक लूप होल है कि भाई, अब इनका कहना है कि भाई ये तो हमारे पिताजी ने, हमारे पूर्वजों ने गलत किया था, हमको सजा क्यों? तो भाई सजा आपको नहीं, सजा तो इन तात्या टोपे, नाना साहेब जैसे लोगों को, उनके वंशजों को मिली कि भाई इनके वंशज लोग आज भी अगर ब्रिटिशों का सपोर्ट करते हैं आज भी टॉप पे होते हैं, लेकिन आज ये कहाँ पे हैं किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल या डिस्कशन का मैटर है, उससे हमको उतना नहीं, हमको खाली फैक्चुअल नॉलेज चाहिए। तात्या टोपे नाना साहब के सेनापति थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया। रानी लक्ष्मीबाई झांसी, आप लोग को तो पता ही होगा। और एक करंट अफेयर का न्यूज बता दूं, करंट अफेयर का न्यूज 2-3 है, जैसे कि एक अभी देखिए, एक स्टेशन है भोपाल, ठीक है, भोपाल का नाम बदल दिया गया। और भोपाल का नाम बदल के क्या किया गया है? रानी कमलापति स्टेशन। और झांसी का नाम बदल दिया गया है, झांसी स्टेशन का नाम अभी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, बहुत बड़ा नाम कर दिया गया है। और ऐसे 2-3 अभी नेम चेंज हुए, तो उस पर ध्यान बनाए रखिए। बैंकिंग एग्जाम या फिर एसएससी या रेलवे जो भी आने वाले एग्जाम है, ये क्वेश्चन पूछे सकते हैं। और 23 को एमपीएससी एग्जाम है, तो मैं थोड़ा हूँ कि भाई वहां पे पूछा जा सकता है,
एक आध क्वेश्चन हो सकता, एमपीएससी ये सब बातें फोकस करता है, यूपीएससी भले ना करे इतना फैक्चुअल पे, लेकिन एमपीएससी करता है कि जो करंट में कुछ चेंज होता है ना एमपीएससी पूछता है, तो थोड़ा एक्सपीरियंस है उसका। और ग्वालियर का देख लीजिए, आफ्टर राजलक्ष्मी बाई एस्केप्ड सी वाज जॉइंड बाय तात्या टोपे। स्पेलिंग यहाँ पे देख लीजिए तांतिया का, और तांतिया भी लिखते हैं, तात्या भी लिखते हैं, लेकिन आप जो भी लिखेंगे सब सही है। यहाँ पे इंग्लिश की वजह से ये रेड रेड दिखा रहा है आप लोग को। एंड टुगेदर दे मार्च टू ग्वालियर एंड कैप्चर्ड इट। ठीक है, ग्वालियर का सपोर्ट ब्रिटिशों का था, लेकिन लास्ट में ग्वालियर को इन लोगों ने कब्जा कर लिया। लेकिन ये भी है, ग्वालियर में कब्जा करने के बाद ग्वालियर को ब्रिटिशों ने छुड़ा भी लिया। रानी लक्ष्मीबाई जब उनको झांसी से हटाया गया तो ग्वालियर गई, ग्वालियर पे इन्होंने कब्जा किया। और रानी लक्ष्मीबाई का डेथ कहाँ पे हुआ है? रानी लक्ष्मीबाई का डेथ ग्वालियर में हुआ, उनका डेथ झांसी में नहीं हुआ। झांसी से वो निकल गई थी, झांसी में, मतलब झांसी टू ग्वालियर एक रोड है, उस टाइम भी वही था, वही रोड है। हार्डली 4 घंटे लगते हैं ट्रेन से। तो बस यही है इसमें। और बिहार में कौन? कुंवर सिंह। बिहार में कुंवर सिंह ने इसको लीड किया, इस पूरे रिवॉल्ट को। ठीक है, अब ये देखिए सप्रेशन। सप्रेशन में यहाँ पे आपको बस ध्यान देने वाली बात है कि किसने कहाँ पे कितना, लीडर कौन था और सप्रेस कौन किया। जैसे दिल्ली में बहादुर शाह जफर सेकेंड, और दिल्ली में जो रिवोल्ट हुआ था उसको किसने दबाया? जॉन निकोलसन। लखनऊ में बेगम हजरत महल लीडर थी, जैसे मैंने पहले बताया, उसको कौन दबाया? हेनरी लॉरेंस ने। कानपुर में नाना साहब लीडर थे, उसको सर कॉलिन कैम्बल ने दबा दिया। झांसी और ग्वालियर, लक्ष्मीबाई तात्या टोपे, इन दोनों ने रिवोल्ट किया। झांसी में तात्या टोपे नहीं आएगा, इसमें थोड़ा एडिटिंग में मिस्टेक है। झांसी में ओनली लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई झांसी में, और वहां पे यूरोस ने किया। ठीक है, लेकिन जब लक्ष्मीबाई झांसी से निकल के ग्वालियर गई तो ग्वालियर में लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे दोनों थे, और वहां पे ब्रिटिश का जो कर्नल, ब्रिटिश का जो जनरल था उसका यूरोस था। ठीक है, उसकी लीडरशिप में हुआ। बरेली में खान बहादुर खान, और उसके बरेली में खान बहादुर खान ने रिवोल्ट किया, और दबाया किसने? कॉलिन कैम्बल। आप देखिए कॉलिन कैम्बल 2 बार आ रहा है, तो कॉलिन कैम्बल ने पहले यहाँ पे दबाया, फिर यहाँ पे आ गया। ठीक है, नहीं पहले बरेली वाला हुआ था, बरेली में इसने दबाया रिवोल्ट को, और फिर कानपुर गया दबाने के लिए। ठीक है, कॉलिन कैम्बल ने ऐसा हुआ था। फिर इलाहाबाद और बनारस ने, वहां पे मौलवी लियाकत अली ने किया था, वहां पे कॉलिन ऑनसेल ने किया था। ठीक है, कॉलिन ऑनसेल ने। बिहार में कुंवर सिंह, बिहार में विलियम टेलर ने रिवोल्ट को दबा दिया। ठीक है, अब लास्ट वाला ये देखिए, ये स्लाइड इसी के साथ खत्म होगा। रिवोल्ट ऑफ 1857, व्हाई डिड द रिवोल्ट फेल? ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया रिवोल्ट फेल क्यों हुआ। आप ये लाइन देखिए, लिमिटेड अपराइजिंग कुछ पार्ट में हुआ था। सेकेंड वन इज प्रिंसली स्टेट, कुछ प्रिंसली स्टेट एकदम साइलेंट थे, जैसे कि हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, कश्मीर, एज वेल एज स्मॉल राजपुताना। हाँ, राजपुताना वाले भी साइलेंट थे। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए ये सब रीजन। और ये दोआब रीजन जो नदियों वाला था, यहीं पे रिवॉल्ट था, तो ये सब रिवॉल्ट फैल नहीं पाया। इतने नाम यहाँ पे हैं, उसमें कुछ नाम और जोड़ दीजिए, ग्वालियर, भोपाल, नाभा, जिंद, पटियाला, ये सब ने भी सपोर्ट नहीं किया। इफेक्टिव लीडरशिप यहाँ पे नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, ये कुछ ही थे ज्यादा। इनका ग्राउंड पे लीडरशिप नहीं थी और कम्युनिकेशन नहीं था। लिमिटेड रिसोर्सेज में आप देखिए, न मनी था न मसल था। ठीक है, लेकिन लड़ने की एक हिम्मत थी बस। ठीक है, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो गया, हार गए। और मैंने क्या बोला, एकदम लोअर क्लास ने सपोर्ट किया या फिर राजाओं ने? मिडिल क्लास पूरा साइलेंट था, जो थोड़ा एजुकेटेड था पूरा साइलेंट था। व्यापारी, जमींदार, ये सब इन्होंने कुछ किया ही नहीं। बंगाल में इतनी लड़ाइयां लड़ी गई, लेकिन बंगाल की पब्लिक पूरी साइलेंट थी। तो कुल मिला के ये इसकी वजह से 1857 का रिवॉल्ट फेल हो गया। ठीक है, अब ये रिजल्ट ऑफ 1857 है। इसमें कंपनी रूल तो पहले देखिए खत्म किया गया है, तो ये मैंने बता चुका हूं। इलाहाबाद दरबार
1858 को लगा, उसमें जो भी डिस्कस किया गया। फिर रिलीजियस टॉलरेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज, मिलिट्री और रीऑर्गेनाइजेशन किया गया कि हर 3 इंडियन पे एक ब्रिटिश वाला रहेगा, ऐसा डिसाइड किया गया। तो ये उतना इम्पोर्टेंस नहीं है एमसीक्यू में, एमसीक्यू पहले से बनता है, ठीक है। और ये कुछ बुक्स आप देख लीजिए, इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा है, रिबेलियन 1857 पूरनचंद जोशी ने लिखा है, इंडियन म्यूटिनी 1857 जॉर्ज ब्रुश मेल्सन ने लिखा है, ग्रेट म्यूटिनी क्रिस्टोफर हिबर्ट ने लिखा है, रिलीजन आइडियोलॉजी रिबेल्स इकबाल हुसैन ने लिखा है, एक्सकवेशन ऑफ ट्रूथ खान मोहम्मद सादिक खान ने लिखा है, ठीक है। तो इसी के साथ अब अगला आएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो इसी के साथ खत्म होता है। इसमें कोई डाउट है आप लोग को, पूछिए। एनी डाउट? नो सर। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे इंडियन नेशनलिज्म, और इसमें जो भी कुछ हुआ आप लोग उसको रिवाइज करके आइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, Yes, थैंक sir. यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.